welcome back to my channel. So today we're going to discuss exercise 2.4. First topic is linear dependent and linear independent. बिल्कुल ध्यान से समझना कि linear independent क्या होता है और linear dependent क्या होता है हमारे पास. फर्स्ट हम बात करते हैं linear dependence या फिर linear dependent. If x1 to xn be n vectors and if there exist c1 to cn some constants not all zero, सारे जीरो नहीं होने चाहिए, then these vectors are said to be linear dependent if they follow this relation c1 x1 plus c2 x2 up to cn xn is equal to your 0. Next about linear independence. Same definition है कि if x1 to xn be n vectors and c1 to cn be some constants, then they are said to be linear independent if they follow this relation. बस यहाँ पे constants not all zero आएंगे, यहाँ पे condition आएगी कि all the constants are your zero. ठीक है, तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. फर्स्ट थ्योरम आती है हमारे पास दैट इज प्रूफ दैट इफ टू वेक्टर्स आर लीनियर डिपेंडेंट. सपोज वी हैव टू वेक्टर्स u and v which are linear dependent, that is LD. So this can be expressed as AU plus BV where A and B are some constant. अगर ये लीनियर डिपेंडेंट है तो one can be expressed as a scalar multiple of other. So this is equal to 0. This is the relationship for linear dependence. And suppose यहाँ पे दो केस राइज होते हैं. Suppose we have a not equal to 0. a 0 के इक्वल नहीं है. So we can write AU is equal to minus BV. U is equal to minus BV by A. क्योंकि a नॉन जीरो है तो डिवाइड में लेके जा सकते हैं. So one vector is expressed as a scalar multiple of other and is minus B by A times of B vector. Case 2 rise कि B is not equal to 0. B is not equal to 0, so BV is equal to minus AU and B is equal to minus AU by B. So B is not equal to 0, therefore it can be taken as in divide. Now this vector is expressed as scalar multiple of this vector. So other vectors linear dependent है, so हम इनको express कर सकते हैं as the scalar multiple of other vector. Now next theorem is a set containing zero vector is LD. एक सेट है जिसमें जीरो वेक्टर है, मींस जीरो एक एलिमेंट है उस सेट के अंदर. सो जो जीरो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू जीरो मीन्स सम कांस्टेंट इंटू जीरो. और ये हमारे पास रिलेशन क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए. तो यहाँ पे अगर a नॉट इक्वल टू जीरो है तो भी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आए तो a को नेसेसरी नहीं है वो जीरो होए. सो a इज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स वी गेट एटलीस्ट वन एलिमेंट व्हिच इज नॉट इक्वल टू जीरो. सो दिस इज LD. Next is a set containing a non-zero vector is Li. किसी भी सेट में नॉन जीरो वेक्टर है x और इसको किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया सपोज a. इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए. हमें पता है x नॉट इक्वल टू जीरो है तो लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होने के लिए a को जीरो के इक्वल होना पड़ेगा. a जीरो हो गया इसका मतलब कांस्टेंट जो है वो जीरो है, सो देयरफॉर इट इज Li. ये मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो जीरो वेक्टर कंटेन करता है वो तो LD होता है और जो नॉन जीरो वेक्टर कंटेन करता है वो हमारे पास Li. नेक्स्ट थ्योरम इज अ सेट कंटेनिंग अ नल वेक्टर. कोई सेट है हमारे पास, सपोज लेट x1 to xr बी द सेट जिसके अंदर सपोज xi मेरे पास जीरो है और हमें प्रूव करना है कि ये LD. सपोज इसकी कांस्टेंट आ जाते हैं c1 x1 प्लस c2 x2 अप टू ci xi and CR XR. ठीक है, हमें दे रखे कि ये वाला पार्ट जीरो है, ये वाला पार्ट जीरो है, बाकी सारे नॉन जीरो वेक्टर्स हैं. इसका जो कांस्टेंट है उसको हमें बताना है कि वो क्या है. देखिए अगर ये C1 C2 CR सारे जो है अगर जीरो हो जाए, सपोज सारे कांस्टेंट्स हमारे पास जीरो है तो CI जरूरी थोड़ी जीरो होएगा क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन हमें जीरो चाहिए. सारे कांस्टेंट जीरो से बाकी सारी चीजें जीरो बन गई और ये xi से जीरो बनेगा तो ci नेसेसरी नहीं है कि हमारे पास जीरो हो. देयरफॉर इट इज LD क्योंकि हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया, एक ऐसा कांस्टेंट मिल गया जो जीरो के इक्वल नहीं है. सो सारे जीरो नहीं है, एक नॉन जीरो हमें मिल चुका है. या फिर अगर इसमें कोई ना भी हो जीरो, सपोज ये भी जीरो ना हो
कोई एक और एलिमेंट ले लेता है, C2 भी जीरो ना हो, तो C2 भी जीरो, ये भी जीरो, दो एलिमेंट मिल गए, इसमें क्या बड़ी बात है, तो भी LD ही माना जाएगा वो। देयरफॉर आपको इस टाइप से लिखना है कि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं, सपोज सारे कांस्टेंट जीरो हैं, सो ये वाला जो पार्ट है इसको हम नॉन जीरो मानते हैं और LD आ जाएगा। एवरी सुपर सेट ऑफ LD इज LD। सपोज मेरे पास एक सुपर सेट है, लेट SP बी द सुपर सेट x1 से xp। SP सुपर सेट नहीं, सिंपल एक सेट है SP, इसको मैंने नाम दिया जिसमें हमारे पास p वेक्टर्स हैं, ठीक है। फिर मैं एक SR वेक्टर मानती हूँ x1 से xr, और जो हमारे पास r है वो ग्रेटर देन p है, इसका मतलब ये वाला जो सेट है वो सुपर सेट है, इसके अंदर xp वाले सारे एलिमेंट्स कंटेन्ड है। हमें दे रखा है कि ये वाला जो सेट है ये LD है, हमें प्रूव करना है कि ये वाला भी LD होगा। अगर ये वाला LD है तो हम ऐसे लिख सकते हैं C1 x1 प्लस C2 x2 up to CP xp is equal to 0. So therefore in C1 CP में से कोई एटलीस्ट वन एलिमेंट तो हमें मिलेगा नॉन जीरो, एटलीस्ट वन कांस्टेंट हमें मिलेगा जो नॉन जीरो है। अगर जीरो होता तो LI आता, अगर दे रखा है LD इसका मतलब एक तो कांस्टेंट मिलेगा और नॉन जीरो है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए C1 x1 प्लस C2 x2 up to CP xp। अगर मैं इसमें यहाँ पे सपोज CP है, मैं नेक्स्ट वाली टर्म को लिख देती हूँ CP प्लस 1 XP प्लस 1, CP प्लस 1 को मैं लिख देती हूँ जीरो, प्लस आगे ऐसे टर्म्स को मैंने जीरो लगा के लिख दिया, जो यहाँ से यहाँ तक XP से यहाँ पे जो XR तक टर्म्स है मैंने क्या कर दिया, उसको जीरो के साथ लगा के लिख दिया। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या होगा, देखिए इसमें ये वाली टर्म को हमें पता है इसमें कोई ऐसी टर्म है जो नॉन जीरो है, ये सारी जीरो है, तो कोई फर्क पड़ेगा, एक तो नॉन जीरो है ही, देयरफॉर इट इज LD। Now next theorem is every subset of a linear independent set is linear independent. Suppose I have a set x1 to xp, this is SP set that contain your p vectors. Suppose I have another set SR from x1 to xr that contains r vectors, and here r is less than p, means r is a subset of, means R is a subset of SP. So first हमें पता है कि ये वाला जो सेट है ये LI है, so इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C1 x1 प्लस C2 x2 up to CP xp is equal to 0, where C1 C2 CP सारे हमारे पास क्या होते हैं जीरो, because it is given you LI। अगर मैं इसमें से एक पार्ट ले लूँ, क्योंकि इसके अंदर जो है वो XR वेक्टर कंटेन्ड है, C1 to x1 C2 to x2 up to CR XR is equal to 0। अब C1 से CP सारे जीरो हैं, तो C1 से CR तो इसके अंदर कंटेन्ड है वो भी सारे जीरो है, तो यहाँ पे C1 to CR भी क्या है हमारे पास जीरो है सारे, therefore it is LI, means किसी भी सबसेट सेट का सबसेट भी हमारे पास LI होता है। नेक्स्ट वन इज if the vector x1 to xp are linear dependent then at least one of them can be written as linear combination of other। अब हमें दे रखा है x1 to xp linear dependent है, so we can write this C1 x1 plus C2 x2, बीच में मान लेते हैं CI xi up to CP xp is equal to 0, means इनमें से C1 से C2 से C1 to CP हमें एटलीस्ट वन एलिमेंट तो मिलेगा जो नॉन जीरो होगा, बिकॉज इट इज LD। सपोज लेट अस सपोज कि CI इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो CI xi को लिखते हैं, बाकी सभी टर्म्स को उधर ले जाते हैं, C1 x1 माइनस C2 x2 माइनस CP xp इज इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पे हम इसको xi को लिख लेते हैं xi माइनस C1 बाय CI x1 माइनस C2 बाय CI x2 up to so on minus CP by CI xp is equal to this, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या पता लगा कि हमने एक वेक्टर को बाकी सब वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या है अरेंज कर लिया, so one vector can be written as linear combination of the other vectors if it is LD। Now next theorem is if one of the vectors can be expressed as a linear combination of rest then these vectors are LD। सपोज मैंने xi को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स लिख दिया अप टू CP xp, सो इस xi को मैं उस साइड ले जाती हूँ तो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू C1 x1 प्लस C2 x2 माइनस xi प्लस CP xp। नाउ दिस इज LD क्यों है, क्योंकि देखिए हमारे पास एक हमें नॉन जीरो कांस्टेंट मिल चुका है दैट इज -1,
बाकी चाहे जीरो हो जाए फिर भी एक नॉन जीरो है तो देयरफॉर इट इज एलडी, या बाकियों में से कोई भी एक हमें एक और मिल जाए जो नॉन जीरो तो भी हमारे पास ये एलडी ही होंगे। नेक्स्ट इज द वेक्टर्स दिस x1 to xp are linear independent, देन द सेट ऑफ x1 to xp एक y आ जाता है तो ये लीनियर डिपेंडेंट बन जाएगा सिंपल एक y आने से, और फिर हम y को एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं अदर वेक्टर्स का। देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारे स्टेटमेंट की x1 to xp और y जो है ये हमारे पास लीनियर डिपेंडेंट है, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस इसका कॉन्स्टेंट मान लेते हैं a xp, इसका मान लेते हैं ap xp और इसका मान लेते हैं ay इज इक्वल टू 0। ये जो कॉम्बिनेशन है ये लीनियर डिपेंडेंट है, लीनियर डिपेंडेंट है इसका मतलब a1 a2 अप टू a नॉट ऑल जीरो, सारे जीरो नहीं मिलेंगे हमारे पास। सो यहाँ पे दो केस राइज होते हैं, स्पेशली हम फोकस करेंगे इस वाले a पे। केस वन आता है अगर a जीरो हो जाए, अगर a हमारे पास जीरो हो गया तो a1 x1 प्लस a2 x2 अप टू ap xp हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि वो पार्ट जीरो है। और a1 a2 ap ये भी जीरो है क्योंकि हमें दे रखा है कि लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो ये भी आ गया जीरो। लेकिन हमें तो ये देखना था कि ये जो है ये लीनियर डिपेंडेंट होना चाहिए, so therefore this is not possible, this case is not possible। यहाँ से हमारे पास केस टू अराइज होता है कि सपोज a is not equal to 0, a not equal to 0 है, इसका मतलब ये हमारा जो सेट है वो लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है, लीनियर डिपेंडेंट है, क्योंकि a जो है नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज वी गेट एटलीस्ट वन कांस्टेंट। सो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं a1 x1 प्लस a2 x2 अप टू ap xp इज इक्वल टू माइनस ay। अब यहाँ से माइनस को उसके डिवाइड में ले आता है, so y can be expressed as the linear combination of the other vectors। Now let us discuss next theorem। Now next theorem is the kn vectors a1 to ak, these are LD means linear dependent if and only if the rank of the matrix a1 to ak with the given vectors is less than k। So यहाँ पे हमारे पास वेक्टर्स दे रखे हैं, so हम इसको कॉन्स्टेंट्स मान लेते हैं x1 x2 अप टू xk। कोई भी वेक्टर है, वेक्टर का क्या मीनिंग है, उसके भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो इस a1 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं a11 a21 an1 प्लस x2 a2 a12 a22 an2 अप टू xk, इसको हम लिख सकते हैं a1k a2k ank इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं a11 x1 प्लस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं x1 a21 एंड अप टू x1 an1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा x2 a12 अप टू xk a1k, यहाँ पे आ जाएगा x2 a22 अप टू xk a2k, यहाँ आ जाएगा an2 x2 प्लस xk ank इज इक्वल टू 0। तो इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, a11 a12 अप टू a1k an1 an2 ank, और इसको इस टाइप से लिख सकते हैं x1 x2 अप टू xn xk सॉरी, और इनके प्रोडक्ट करके देखें तो ये आएगा a11k x1 a12 x2 सेम चीज आएगी इज इक्वल टू 0। सो इसको मान लेते हैं a मैट्रिक्स और इसको मान लेते हैं x मैट्रिक्स इज इक्वल टू o मींस ax इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि हमें दे रखा है कि LD है, LD इसका मीनिंग जो कांस्टेंट्स है x1 टू xk जो हमने कांस्टेंट्स माने थे यहाँ पे ये सारे जीरो नहीं है, नॉट ऑल जीरो, ये सारे जीरो नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या है हमारे पास इसका मीनिंग है कि इसका हमारे पास नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन हम चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे, एक बार के लिए हम देख लीजिए जिसका नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है, तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए जो है हमारे पास वो लेस देन इक्वल टू के होगी। तो ये प्रूफ करना था कि इसकी लेस देन के होनी चाहिए इसकी रैंक। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, हम लेट कर सकते हैं कि इसकी रैंक जो है वो के से कम है। रैंक अगर के से कम है इसका मीनिंग क्या है कि ये जो सारे हमारे पास x1 टू xk है ये नॉट ऑल जीरो है, ये सारे हमारे पास जीरो नहीं है,
देयरफॉर इट इज एलडी। सेकंड पार्ट में कन्वर्स में हम ये चीज लिखेंगे। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन आपको तब समझ आएगा जब हम चैप्टर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स A सिंगुलर इफ द कॉलम्स आर LD। तो इसमें भी आपको सेम पीछे वाला करना है यहाँ पे। अब इसके बाद थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारे पास यहाँ तक आ चुका है कि AX इज इक्वल टू O। अब जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है तो LD होगी। सपोज हमारे पास A मैट्रिक्स, ये जो X है ये LD है, तो प्रूव करेंगे कि A जो सिंगुलर होगी। ये LD है, इसका मतलब सारे जीरो नहीं है। सारे जीरो नहीं है इसका मतलब इसका रैंक जो है लेस देन K। रैंक लेस देन K इसका मतलब A का डिटर्मिनेंट जो है 0 है। क्योंकि देखिए अगर रैंक जो है वो जो हमारी मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट के इक्वल हो जाता है, सो देयरफॉर इसका कम आ रहा है। क्योंकि इसका जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है, सपोज जैसे 3x3 की एक मैट्रिक्स है, उसका 3x3 वाला जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ रहा है, तो देयरफॉर जो रैंक होएगा वो 2 होएगा। देयरफॉर द रैंक इज लेस देन 3, तो देयरफॉर रैंक इज लेस देन k। और लेट अस सपोज कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है। सिंगुलर है तो रैंक जो है वो लेस देन k होगा। रैंक लेस देन k है तो जो हमारे पास सॉल्यूशंस होंगे वो नॉट ऑल 0, so therefore it is LD। now let us see the working rule number 1। so working rule में हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमें जैसे सपोज इन दोनों को हमें li प्रूफ करना है, इन दोनों वेक्टर्स को, तो हम क्या करेंगे c1 into this vector 1 2 3 plus c2 into this vector is equal to 0 के इक्वल रखेंगे। फिर हम c1 और c2 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा c1 2c1 3c1 प्लस 2c2 2c2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम c1 प्लस 2c2 को कंबाइन कर लेते हैं। 2c1 प्लस 2c2 3c1 प्लस 0 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम 0 0 0। अब हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा c1 प्लस 2c2 इज इक्वल टू 0, 2c1 प्लस 2c2 इज इक्वल टू 0, 3c1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा c1 इक्वल्स टू 0। c1 0 आ चुका है तो c2 भी क्या आ जाएगा 0। दोनों कांस्टेंट्स 0 आए, देयरफॉर इट इज li। मेथड नंबर 1 ये, इसके बेस पे हम दो क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट सपोज इसको भी li प्रूफ करना है। अगेन सेम मेथड c1 इसको लिखेंगे ब्रैकेट में प्लस c2 इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे पहले हम इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा 3c1 c1 माइनस 4c1 प्लस 2c2 2c2 माइनस 3c2 इक्वल्स टू 0। तो इनको दोबारा कंबाइन करके 3c1 प्लस 2c2 c1 प्लस 2c2 और माइनस 4c1 माइनस 3c2 इक्वल्स टू 0 0 0। तो हम कंपेयर करते हैं 3c1 प्लस 2c2 इज इक्वल टू 0, c1 प्लस 2c2 इज इक्वल टू 0, माइनस 4c1 माइनस 3c2 इज इक्वल टू 0। दो कांस्टेंट है, तीन इक्वेशन आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, इन दोनों से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास 2c1 इज इक्वल टू 0, मतलब c1 आ चुका है 0। c1 0 आ चुका है तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम c2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो भी आएगी 0। देखो बोथ द कांस्टेंट्स आर 0, देयरफॉर इट इज लीनियर इंडिपेंडेंट। नाउ लेट अस सी मेथड नंबर 2, दैट इज वर्किंग रूल 2। तो उसमें हमें प्रूफ करना है कि तीन वेक्टर दे रखे हैं LD है। तो अगर आप उसमें से करना चाहो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक है। तो हम क्या करेंगे, तीनों वेक्टर्स से एक मैट्रिक्स बनाएंगे A मैट्रिक्स। उसको हम कैसे लिखेंगे, इन वेक्टर्स को इस टाइप से लिखेंगे 1 3 2 1 माइनस 7 माइनस 8 2 1 माइनस 1। फिर इसका रैंक फाइंड आउट करेंगे। रैंक अगर लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स है तो ये LD होगा, अदरवाइज इट इज li। उसको नंबर फॉर्म में रिड्यूस करना आपको अच्छी तरीके से आता है। तो हम पहले रो 2 का ऑपरेशन लगाते हैं, रो 2 माइनस रो 1 माइनस रो 3 से आ जाएगा 1 1 2 0, आ जाएगा माइनस 7 माइनस 1 प्लस 8 अगेन 0, 1 माइनस 2 प्लस 1 दिस इज अगेन 0, 2 माइनस 8 माइनस 1। नाउ हम लगाते हैं रो 3 पे ऑपरेशन, रो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1, so we will get another matrix 1 1 2 0 0 0 0 minus 10 minus 5। now further operations लगाते हैं 1 1 2, इसमें से हम क्या कर लेते हैं 5 कॉमन निकाल लेते हैं, 0 2 1 और इसको ऊपर ले जाते हैं 0 0 0, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं this। तो रैंक इसका क्या है, दोनों 0 रहे तो इसका रैंक हमारे पास है 2। रैंक 2 जो है वो लेस देन नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास 3 है, 3 से कम है तो देयरफॉर इट इज LD।
टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड p सच दैट दीज वेक्टर्स आर LD। हमें दे रखा है LD है, तो देयरफॉर इनका जो रैंक होएगा हमारे पास वो लेस देन 3 होएगा, क्योंकि 3 वेक्टर्स है हमारे पास। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स विल बी लेस देन 3। सो ए मैट्रिक्स पहले हम बनाते हैं, यहाँ से आ जाएगी 1 2 3 -1 4 0 3 0 p। सो ये मैट्रिक्स है हमारे पास ए। इसका जो रैंक फाइंड आउट करते हैं, रैंक मींस इसका 3 से कम होएगा, तो उसका डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। देखिए इसका रैंक 3 से कम है, इसका मतलब जो इसका थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट है वो क्या है हमारे पास 0 है। रैंक 3 नहीं है, इसका मतलब रैंक 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, मतलब थर्ड ऑर्डर माइनर है, उसका डिटरमिनेंट 0 होएगा। थर्ड ऑर्डर माइनर का डिटरमिनेंट 0 होएगा, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 होएगा। इसका डिटरमिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्सपेंडिंग बाय रो 1 1 4p प्लस 1 2p प्लस 3 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। से आ जाएगा 4p 6p इज इक्वल टू 3 इंटू 12, दैट इज p इज इक्वल टू 6 हो जाएगा हमारे पास। आई थिंक आपको डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना आता है। फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज, इनको छोड़ के इन दोनों की प्रोडक्ट और ये वाला माइनस, फिर इसके साथ आता है माइनस का साइन, तो प्लस बन जाएगा। फिर इसको छोड़ के इन दोनों की प्रोडक्ट 2p एंड इसका सब्ट्रैक्शन, देन थर्ड से एक्सपेंड करेंगे, तो इन दोनों की प्रोडक्ट इन दोनों की सब्ट्रैक्शन। सो यहाँ से हमारे पास आ जाता है p की वैल्यू 6। So by this, your chapter number 2 is completed. In the next video, we will discuss chapter number 3. Till then, thank you.